ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको अभी एक सवाल पूछ रहा था कि हमने मोलैरिटी क्यों इस्तेमाल किया है, सॉरी मोलैलिटी क्यों इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। हम मोलैरिटी में भी इससे भी काम चला सकते थे, लेकिन आपको पता है मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। उसका आंसर यहां मिल जाएगा आपको। वी आर डीलिंग विद सिस्टम हुज टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं ना हम, ओके। देयरफॉर वी कैन नॉट एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलैरिटी। मोलैरिटी में हम लोग नहीं बता सकते, क्यों? मोलैरिटी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। विच चेंजेस विद टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है। वेरेज मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता उसके ऊपर। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर केजी, मतलब मोलैलिटी का यूनिट यही होता है ना, रेदर देन। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्सप्रेसिंग क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, वी आर डीलिंग विद मोलैलिटी इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। ऐसे सवाल बन सकता है आपका, तो इसका आंसर ये रहा। समझ गए? याद रखिएगा, या अगर सवाल आपको ऐसे पूछता है कि आपने मोलैलिटी क्यों इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी, समझ गए, तो ये लिखना है आपको। चलो खैर, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको, ये सब नोट्स में ना आपको इसका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो उसको नोट से ही प्रिपेयर करेंगे, समझेंगे पूरा टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। क्वेश्चन आंसर आप रेफर कहां से करोगे, अपने नोट से, ठीक है। अभी आज मैं बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करके आओ। कोई नोट्स लेकर आया केमिस्ट्री की? कल टेस्ट लेने वाला, क्वेश्चन में दे दूंगा, वही पढ़ के आना, वही टेस्ट देना, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका सॉल्यूशन शुरू होने वाला है। स्टेप्स, मैथमेटिकल स्टेप देख लीजिए। क्या आप सभी बच्चों को ये रिलेशन मालूम है? ऊपर से निकालना, समोसा टीपी इज इक्वल टू केपीएम, समोसा टीपी इज इक्वल टू। अच्छा, अब इसके बाद यहां से डायरेक्टली आप इधर आ जाओ, किधर पे? अच्छा, इसके आगे लिखो, चलो। क्या आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला मालूम? क्या क्या क्या? N2W1, समझे जी? नहीं, इतना समझ में आया? बोल दो। फॉर्मूला क्या बना? मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा है ना तुम लोग को यार मैंने, N2/W1 इन kg, तो हमने m की जगह ये लिख दिया, ये फॉर्मूला बन गया। फर्दर 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 और आगे सुनिए, जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं एक के बाद आगे एक लिखते जाओ, ये सब समझते जाएगा क्या हो रहा है। ये क्या आपको मालूम है N2 मतलब क्या? N का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ W और M, W/M। ए N का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल का लिखा चुका हूं, W/, अब ये थू है तो W भी W2 अपॉन M2 W1 इन kg। आप चाहे तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन में ना ये W1 आपको ग्राम में दिया जाएगा, काय में दिया जाएगा? ग्राम में, तो हम ऐसा फॉर्मूला बना देते हैं कि आपको W1 को kg में कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली ग्राम में ही पुट कर दो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुनो, ये W1 को काय में पुट करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, केजी में, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको केजी में पुट करने की जरूरत ना पड़े, ग्राम में ही पुट कर दें हम। तो आपको क्या करना है, आपको अगर पता है कोई ग्राम में दिया हुआ है, सुनो, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं W1 10 ग्राम है। कितना ग्राम है बच्चों? 10 ग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन दे दिया। अब आपको तो फॉर्मूले में पुट करना है किसमें? केजी में। तो आप इस ग्राम को किलोग्राम में कैसे लिखोगे? 10 का पावर -3 kg। ये मालूम है किसी को? नहीं मालूम है? सुनो, बहुत ही आसान है।
ग्राम के बाजू में किलो लाना था, ग्राम के बाजू में क्या लाना था, किलो, मतलब होता है 10 का पावर 3। अब लेकिन मैथमेटिकली आप डायरेक्टली 10 का पावर 3 ला नहीं सकते, आपने 3 लाया तो आपको -3 भी लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 10 का पावर -3 भी लिखा और इधर पे किलो लिख दिया, तो एडजस्ट हो गया सब। किलो यानी +3 और 10 का पावर -3 कट जाएगा तो वापस से यहीं पहुंच जाओगे, मतलब मैथमेटिकली ये क्या है, करेक्ट है। तो याद रखिए ग्राम टू केजी अगर कन्वर्ट करना है किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 10⁻³ सोचने का जरा दिमाग पे जोर दो। ग्राम को किलोग्राम बनाने का, यानी ग्राम के बाजू में किसको लेकर आना है, के लेकर आना है। के मतलब होता है 10 का पावर 3। तो अगर 10 का पावर 3 ला रहे हो तो आपको और एक क्या फैक्टर लाना पड़ेगा, 10 का पावर -3। तो आप 10 का पावर -3 जब लेकर आओगे तब ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। दूसरा कोई तरीका बताओ कि समझ में आ गया है। अच्छा, अब मुझे W1 मैं ऐसा क्या करूं इस फॉर्मूले के अंदर कि मैं W1 डायरेक्ट 10 रख सकूं, मुझे 10 का पावर -3 लाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं एक काम करता हूं, जब मैं ये W1 की जगह 10 लिखूंगा तो 10 के साथ में किलोग्राम करना है ना मुझे, तो क्या लेना पड़ेगा, और एक क्या टर्म लाना पड़ता है, -3, तब जाके ये केजी में होगा ना बच्चों। तो ये 10⁻³ ऊपर गया तो क्या हो जाता है, +3, यानी 1000 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो। अच्छा, तो 10⁻³ ऊपर गया तो इंटू 1000 मतलब +3 1000 हो जाए, नीचे M2 और ये 10। अब मैं इधर पे डायरेक्टली क्या रख सकता हूं, W1 को ग्राम में रख सकता हूं। क्या में रख सकता हूं, 10 ग्राम दिया हुआ है आपको, डायरेक्ट 10 रख दो, ये 10 का पावर अपने आप आ गया उधर पे। मतलब फॉर्मूले में हमने ऐसा मॉडिफाई कर दिया कि आप W1 को आप काय में रखोगे, डायरेक्टली ग्राम में रख सकते हो। तो हमारा जो फॉर्मूला है जिसके अंदर 1000 आ रहा है, जिसके अंदर क्या आ रहा है, उस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि W1 को अब केजी में लिखने की जरूरत नहीं, आपने वो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां पर वो 1000 आ चुका है वहां पर। तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला बना हमारा, हाँ अभी M2 नहीं बना, अभी तो समोसा टीबी बना। ये M2 को अब यहां लूंगा और इसको यहां भेजूंगा, तो M2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, KB W2 × 1, या पहले भी नंबर लिख सकते हैं। अब देखो आपको यहां पर कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, 1000 KB W2 अपॉन W1 समोसा टीबी, ठीक है, या डेल टीबी समोसा W1। मिटाओ उसको, समझ आया क्या ये, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग W1 मस्ट बी इन केजी, लेकिन हमने फॉर्मूले में ऐसा क्या चेंज कर दिया कि W1 को आप ग्राम में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में W1 ग्राम में ही देगा आपको। तो हमने फॉर्मूले में ही ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया कि आप टेंशन ही नहीं, डायरेक्ट सब ग्राम में पुट करो मास को। अंडरस्टूड। मिटाओ उसको। अब फाइनल फॉर्मूला बन गया है M2 का। क्या बन गया है, क्या फॉर्मूला बना है M2 का, 1000 KB W2 अपॉन डेल्टा TB W1 या W1 डेल्टा TB, आगे पीछे जैसा बोलना बोल दो। ये फॉर्मूले को हाईलाइट कर लेंगे, किधर गया, ये रहा, ये देखो, ये फॉर्मूले की कहानी समझ आ गई ना, कैसे आया, कितने बच्चों को फॉर्मूला याद हो गया। ये आपको M2 का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट याद करना है, 1000 KB W2 अपॉन डेल्टा TB W1, ठीक है। अगला टॉपिक, फ्रीजिंग पॉइंट का भी डेफिनेशन देखेंगे अपन। जानो जानो, फ्रीजिंग पॉइंट का ये रिकॉल करो डेफिनेशन। जैसे आपने बीपी का डेफिनेशन पढ़ा ना, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपको याद करना है। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन है,
5 वक्त की नमाज पढ़ा, सुबह फजर पढ़ा, चुपचाप बैठ जा अभी। जो फजर पढ़ा है हो जाए, जा। नमाज पढ़ने जाने का, टाइम पास करने नहीं जाने का। चलो बोलो बच्चों, क्या डेफिनेशन है? अच्छा आप बता सकते हो, आपको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पता है, या आइस का क्या नाम है, मेल्टिंग पॉइंट? ओके, तो होता क्या है, आइस जितने डिग्री पर मेल्ट हो रहा है, 0 डिग्री, उतने डिग्री पर जो वाटर होता है वो फ्रीज भी होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलूंगा तो 0 डिग्री, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोलूंगा तो 0 डिग्री। ठीक है, सेम ही रहता है। तो यहां पर ना, एट दिस टेम्परेचर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। कैसे होते हैं? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? सॉलिड भी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सॉलिड से डायरेक्ट। आप लोग ने कभी देखा है सॉलिड से डायरेक्ट? कोई एग्जांपल बताइए सब्लिमेशन का, कोई एग्जांपल? और नेफ्ता, नेफ्ता बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स। और कोई कॉमन एग्जांपल? और कोई कॉमन एग्जांपल? ड्राई आइस, CO2, CO2। ड्राई आइस आइसक्रीम ठंडा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते? पानी में डाल दो, बुड़ 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 करके धुआं निकलता है पूरा। हाँ, एक आदमी टपक भी गया था इसकी वजह से। तो आपने स्विमिंग पूल पे सोचा कि क्या नाम है, हाँ देखा था तो वीडियो। तो CO2 के बॉल्स डाल दिया पूरे। अब CO2 मालूम है, अगर CO2 ही ज्यादा रहेगा यहाँ पर तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा ना उसका, और अपने को तो चाहिए ऑक्सीजन। खुदा हाफिज बोल के कुछ नहीं, स्विमिंग पूल में डाला, कूदा, और उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो बैंड बज गई उसकी। अच्छा अभी सुनो, सुनो बात को। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? ये वो टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है कि सॉलिड जब वेपर बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर, यानी सॉलिड वाला वेपर प्रेशर, और लिक्विड का जो वेपर बनेगा उसका, दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है? बराबर बराबर होता है। यानी सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर बराबर होता है। ये वो टेम्परेचर है। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? डेफिनेशन टिक मार्क करो बच्चों, डेफिनेशन टिक मार्क करो। अच्छा, पॉइंट पॉइंट मतलब क्या? एक टेम्परेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर at which liquid and solid are in equilibrium and the two phase have same vapor pressure. दोनों का वेपर प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। अंडरस्टूड? फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन हो गया सबका। क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन? द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच solid and liquid are in equilibrium and they have same vapor pressure. दोनों का वेपर प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ गए बात को? अच्छा, आगे बात करते हैं। अब मैं सीधा ले चलता हूं आपको ग्राफ पे। कहां ले चलता हूं? ग्राफ में। अभी मैं ये सब बात नहीं कर रहा हूं, ये खुद ही समझ जाओगे आप किसमें से किसको माइनस करना है। ठीक है, ये ग्राफ पर आते हैं। यहां पर अपने को ना कितने ग्राफ दिखाई दे रहे हैं बच्चों? 3 ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक ये लिक्विड है, यानी लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है मेरे पास। यहां पर सॉलिड सॉल्वेंट है, मतलब वाटर है। सॉल्वेंट कौन है? फॉर एग्जांपल वाटर है। कौन है भाई? वाटर। तो वाटर के 2 स्टेट हो सकते हैं, ये आइस फॉर्म में हो सकता है, और कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। तो ये वाला लिक्विड वाला ग्राफ है, और ये वाला कौन सा है? सॉलिड वाला ग्राफ। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, सुनो। क्या आपने
मेरे पास एक आइस क्यूब ले लेता हूं यहां पर, ठीक है, एक आइस क्यूब है। आइस क्यूब से कभी ऐसे बॉब बनते देखा है? वेपर बनते उड़ते देखा है? ओके, दैट इज व्हाट सब्लिमेशन। डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, क्या है वो? सब्लिमेशन। अब सुनो, तो शुरुआत में टेम्परेचर, अभी आइस का टेम्परेचर आप मान लीजिए माइनस में इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। कितना है? ओके, जब आप उसको हीट करोगे तो ये अभी पिघलेगा नहीं, -10 पे पिघलेगा हीट देने पर। पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले इसका टेम्परेचर क्या होगा? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहां पर कहीं पर आपने -10 डिग्री सेल्सियस है, और उसके बाद आप क्या करते हो, ठीक है, -5 डिग्री हीट करते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। -10 से -5 हुआ तो बढ़ा के घटा? बढ़ गया। ओके, तो -10 पर इसका कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा, -5 करेंगे तो वेपर और ज्यादा बनेगा। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप कहां पहुंचे? आप पहुंचे बच्चों 0 डिग्री पर। कितने पर पहुंचे? 0 डिग्री पर इसका वेपर प्रेशर ये रहा। समझ आया? तो ग्राफ ऐसा बना आपका। ऐसी आवाज आ रही है पेट में से आज। ओके, ये ग्राफ में ऐसी आवाज निकलती है कि सीधे ही ग्राफ ऐसा बन रहा है। अरे भाई आवाज निकालो। ए सुनो, ये ग्राफ आपको समझ आ रहा है? आपने आइस लिया, माइनस में टेम्परेचर था, आपने इसको हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर पहले बढ़ेगा, अभी ये पिघलेगा। ओके, वेपर भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। फिर जैसे ये 0 डिग्री पर, तब ये पिघलता है। अच्छा, अब ये एक ग्राफ बन गया किसका? मेरा सॉलिड का बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सुनो, मैं उल्टा ग्राफ थोड़ा बता रहा हूं आपको। इधर मान लीजिए बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना? तो आपको लेना है पानी। क्या लेना है? लिक्विड फॉर्म। ओके, अब इसको ठंड करने के, ठंडा करने का मतलब टेम्परेचर को कम करना है। तो जब आप इसको ठंडा करोगे तो वेपर क्या बनेगा? कम। हीट करते हो तो वेपर ज्यादा बनता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो अगर मैं इसको ठंडा करता हूं, 25 से 20 करता हूं, ठीक है, तो पहले वेपर प्रेशर यहां था कहीं पर 25 डिग्री पे, तो जैसे ही 20 करता हूं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा कि नहीं? फिर आप ऐसे ही 10 करते हो, समझ आ रहा है, फिर 0 करते हो, तो ये धीरे 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 ऐसे आ रहा है। तो देखो यहां पर ये वाला जो ग्राफ है ना, इसको यहां पर एक जगह कट कर रहा है। कितने पे कट कर रहा है? 0 डिग्री। आपको पता है कि जो आइस था मेरा वो 0 डिग्री पर मेल्ट होना शुरू हुआ था, और जब मैं इसको ठंडा करूंगा, ठंडा करूंगा, तो ये 0 डिग्री पर फिर फ्रीज होने लगेगा। तो मतलब ये वाला मेरा जो पॉइंट है, एट दिस पॉइंट क्या हो रहा है पता है? सुनो बात को, ये सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है, इसका जो क्या नाम है, यानी सॉलिड की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? सॉलिड। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, फॉर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट एक ही टेम्परेचर पर आया। इस एक टेम्परेचर पर आपका प्रेशर एक ही है ना। ये लिक्विड का 0 डिग्री पर वेपर प्रेशर, ये सॉलिड का 0 डिग्री पर वेपर प्रेशर, दोनों सेम है कि नहीं? जहां ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं, वो पॉइंट पर इन दोनों का, यानी लिक्विड और इस सॉलिड का, दोनों का वेपर प्रेशर क्या आ रहा है? डेफिनेशन क्या था फ्रीजिंग पॉइंट का? जिस पर सॉलिड का और लिक्विड का क्या सेम हो। तो इस पॉइंट पर जहां ये कट कर रहा है वहां पर वेपर प्रेशर सेम है ना दोनों का। ये पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है ये? फ्रीजिंग पॉइंट है। क्लियर हो गई बात? तो टी नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं वाटर के लिए बात कर रहा हूं तो ये 0 डिग्री होगा। कितना होगा? अच्छा, फर्दर अभी और बात करते हैं। अब मैंने पानी में, ये ग्राफ बन चुका मेरा, ये 2 ग्राफ बन चुका, ठीक है, कट कर रहा है इधर पे। अभी 2 ग्राफ बन चुका है। अब सुनो, थर्ड वाला ये बनाना है सॉल्यूशन का। पानी में हमने डाल दिया शुगर या और कोई सल्यूट डाल दिया, और कोई
नमक नहीं डालने का है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालना है। क्या डालना है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोई सोल्यूट डाल देते हैं हम। अब ये बन गया सोल्यूशन। क्या बन गया? आपको मालूम है सोल्यूशन बनाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? सोल्यूशन बनाने पर, सोल्यूशन बनाने पर सॉल्वेंट से जब सोल्यूशन बनाते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग बोला था ना, वेपर प्रेशर घटता है। बोलो सही बात है। जब हम सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर लोअरिंग। अच्छा अब सुनो, जब मैं किसी टी टेम्परेचर पे मैं ये वाला ग्राफ यहां पर बना रहा था तो ये कुछ ऐसे वेपर प्रेशर आ रहा था, उतने ही सेम टेम्परेचर, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, सॉरी यहां से हम लोग कूलिंग कर रहे थे ना, कूलिंग करते हैं, क्या करते हैं? कूलिंग। ये वाले में कूलिंग करना तभी समझ में आएगा अच्छे से। ये 25 डिग्री पे इसी सॉल्वेंट का मैंने सॉल्यूशन बनाया तो 25 डिग्री पर मुझे वेपर प्रेशर कितना दिखा रहा है मालूम है? ये दिख रहा है 25 डिग्री पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखो कहां है, देखो देखो 25 डिग्री पर सॉल्वेंट का कहां है? यहां है। और अभी मैंने सॉल्यूशन बनाया उसका कहां मिल रहा है? ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, तो 25 डिग्री पे ये लाइन ऐसे ऊपर कर, यहां कट कर रहा है कि नहीं? मतलब ये वेपर प्रेशर कितना होगा? नीचे होगा। ये किसका है? सॉल्यूशन का। ये किसका है? ऊपर वाला सॉल्वेंट का है, नीचे सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन का कम हो गया ना। अच्छा अब इसको भी कूलिंग करने का, इसको भी क्या करना है? 25 डिग्री ठंडा किया, 20 डिग्री ठंडा किया, 10 डिग्री ठंडा किया, 0 डिग्री, अभी भी ग्राफ कट नहीं हुआ इसके साथ, और ठंडा करते हैं, ठीक है, और कम करते हैं, मान लीजिए -1 डिग्री सेल्सियस। कितना? -1 डिग्री सेल्सियस पर ये वाला ग्राफ इस सॉलिड वाले को क्या कर दिया? कट कर दिया। अच्छा इस टेम्परेचर पर, यानी टी बोल दो इसको टेम्परेचर को, ठीक है, इसको हम लोग, ठीक है, टी नॉट बोला हुआ है इसको, एक काम करो ना, इसको ना बच्चों टी एफ नॉट बोल दो। क्या बोल दो? टी एफ नॉट। क्या सिंबल दिया हुआ है पीछे? वही दिया हुआ ना, टी एफ नॉट। हाँ, और इसको टी एफ, ये इसको सिंबल बराबर कर लो बच्चों। ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट निकल कर आया था? प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का टी एफ नॉट। ये किसका आया? सोल्यूशन का। कैसे पता चला ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है? आपको मैंने क्या बोला था फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन? जब सॉल्वेंट या लिक्विड का, आपको पता है ना लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या करते हैं, उस पर कोएग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं, और दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है? अच्छा तो एट दिस टेम्परेचर इस सोल्यूशन का और इस सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या है? यहां पर बोलो बोलो, जहां कट किया वहां पर वेपर प्रेशर क्या है दोनों का? मतलब दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन। सोल्यूशन का क्या हो गया? ये फ्रीजिंग पॉइंट। अब बहुत आसान है, जब था सॉल्वेंट तो फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री, जब मैंने उसका सोल्यूशन बना दिया फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -1 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन बनाने पर बढ़ा या घटा? अच्छे से सोच के बताओ। जब ये सॉल्वेंट था तो फ्रीजिंग पॉइंट देखो ये कट यहां कर रहा है, कितना था? 0 डिग्री। जब मैंने सॉल्यूशन बनाया तो कट यहां पीछे कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? -1 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? हटा सावन की घटा, घटा कि नहीं घटा? हेडिंग क्या था हमारा? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। डिप्रेशन, डिप्रेस्ड हो गया। समझ आ रहा है? नहीं समझे बात को? बॉइलिंग पॉइंट में आपने क्या देखा था? बढ़ रहा था। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? तो ये ग्राफ से आपको कहानी समझ आ गई। करेंगे क्या समझाना? पहले आप एक क्या नाम है सॉलिड लोगे, सॉल्वेंट का क्या लोगे? सॉलिड। जैसे मैंने आइस बताया, उसको हीट करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, उसी का लिक्विड कूल करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, दोनों एक दूसरे को कट करेगा, वो आपका बनेगा टी एफ नॉट। क्या बनेगा? फिर उसी लिक्विड का उसी सॉल्वेंट में आपको सोल्यूट ऐड करना है, सोल्यूशन बना देना है, उसका ग्राफ उसके नीचे बनेगा और यहां कट करेगा। पहले वाले के कंपैरिजन में पीछे कट कर रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया? सोल्यूशन का। ग्राफ के अकॉर्डिंग सीधा समझ आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? घट रहा है। हेडिंग क्या था हमारा? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। जो वर्ड है मतलब वही है उसका, जो वर्ड है वही इस्तेमाल करना है।
अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूं, इन दोनों में बड़ा कौन? ओके, तो जब आप समोसा टीएफ लिखोगे तो आप बोलोगे ना बड़ा माइनस छोटा। वेरी गुड। इंपॉर्टेंट ये है कि किस में से किसको माइनस करना है। तो दिस इज योर बोलो नाम, बोलो नाम। फ्रीजिंग, एफ से फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इससे पहले हमने निकाला समोसा टीबी, जो के टीबी देखो ऐसा नॉट वाला बाद में था, उसमें टीबी माइनस, क्योंकि सॉल्यूशन का बड़ा होता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का कम होता है, इसलिए टीबी माइनस। इसको क्या पढ़ते थे अपन? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये क्लियर है सबको? यहां पर ग्राफ समझ आ गया? अब आगे की कहानी सुनो। ए इकडे बघा रे बाबा, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब समोसा टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब डेल्टा टीएफ। जैसे डेल्टा टीबी मोलालिटी के डायरेक्टली रिलेशन में था, वैसे ही डेल्टा टीएफ भी मोलालिटी के क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन में होने वाला है। तो जो पुरानी कहानी अगर आपको समझिए तो ये वाली समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे वहां पर बात करते हैं, ये देखो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये देखो ये वाला स्टेप समझ आ रहा है क्या आपको? प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा कौन आएगा? केएफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा? केएफ इंटू एम। अच्छा ये केएफ का नाम, केएफ का नाम क्या होगा? हाँ डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ, केएफ जैसे वहां पर के भी आता था, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। एलिवेशन नहीं बोलेंगे आप, डिप्रेशन बोलेंगे। देखो ये सब नाम है इसके, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये नाम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा कोई बता सकता है पुराना रिलेशन लगा के, पुराना वाला ही कहानी के बारे में सोच के, अगर मैं एम को यहां भेजूं तो के एफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो ये के एफ इज इक्वल टू लिखो ऐसे, डेल टी एफ अपॉन एम। बच्चों अगर ये एम की वैल्यू 1 हो जाए तो के एफ किसके बराबर हो गया? आप के एफ का डेफिनेशन बोलना है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन बोलना है। पहले एक काम करो, नाम याद करो। इसका नाम क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, इसका नाम क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, और जब ये 1 होगा तो ये इसके बराबर होगा, डेफिनेशन बोलना है अभी। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट is the freezing point depression produced by 1 मोलाल solution। पुराना याद करोगे बच्चों, ये वाला भी याद हो जाएगा। ठीक है, जरा देखो डिफाइन यहां पर, द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट 10 करके मत लिखो, is the depression in freezing point produced by 1 मोलाल solution of non volatile। 1 मोलाल solution यहां तक भी लिख दिया चलेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड? ये यूनिट क्या होगा? वही जो पहले था। क्या था पहले? केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। आप बोलेंगे सर इधर केल्विन डिग्री सेल्सियस भी आ गया। मैंने आपको बोला था कि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या आता है? सेम होता है। नंबर लेकर बताया था मैंने, चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन सेम आएगा। तो आप केल्विन भी यूज कर सकते हो और डिग्री सेल्सियस भी इस्तेमाल कर, बोथ आर करेक्ट। हाँ चलो, तो यूनिट इसका आपको ये याद रखना है, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स, और इंस्टेड यू कैन राइट डिग्री सेल्सियस। केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी लिखोगे तब भी ये सही होगा। हालांकि केल्विन और डिग्री सेल्सियस एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन यहां पर चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। इस बात को याद रहेगा सबको? ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको? इसके अंदर भी जैसे उसके अंदर M2 का फॉर्मूला निकाला था, इसमें भी क्या करना है? कुछ नहीं है बच्चों, इधर आ जाओ, साइड में मैं सॉल्व करवाता हूं। कहां से सॉल्व करेंगे हम लोग? ये रिलेशन बताओ। एक काम कर दो, एक काम
यहां बता दो, आप ही स्टेप बताना मेरे को, आप ही लोग बताओगे। ये हमारे पास रिलेशन क्या है, डेल टी एफ इज इक्वल टू, बोलो सही है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट भाई? अच्छा आपको पता है स्मॉल एम की जगह क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन, बरोबर है। अच्छा ये N2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 W1 इन kg। अगर आपको ये क्या हुआ, ये ग्राम में ही पुट करना है तो आपको इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल टी एफ, M2 इधर, डेल टी एफ इधर, M2 का फॉर्मूला 1000 KF W2 अपॉन डेल टी एफ, कहानी खत्म। क्या एकदम सिमिलर नहीं है बच्चों, जो पुराना वाला किया हुआ है उसमें क्या चेंजेस है और इसमें क्या है, उसमें बस हम लोग KF की जगह KB बोलते हैं, WTF की जगह WTB बोलते हैं, बाकी सब तो सेम ही तो है, पूरा पूरा सेम एकदम कहानी। अंडरस्टूड? 3 कर चुके, कितना कर दिया, तीनों में M2 का फॉर्मूला याद कर लेने का अच्छे से, न्यूमेरिकल M2 पे बनेगा। समटाइम M2 देके कुछ और भी पूछ सकता है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रहेगा, M2 वाला फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से, कुछ और भी पूछ सकता है। न्यूमेरिकल अभी सॉल्व वाला करेंगे, आगे करें, अभी नहीं, सॉल्व वाला अलग से करेंगे ना, पूरा सॉल्व वाले एग्जाम्पल का वीडियो बनाएंगे पूरा। वैसे यूजुअली मैं चैप्टर में ही करवा देता था ये, लेकिन अब मुझे सॉल्व वाले के अलग वीडियो बनाने, अनसॉल्व के अलग बनाने, तो हम लोग सेपरेट करेंगे, ताकि जब आपको सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करना है तो वो वीडियो देखो, थियरी देखना है तो थियरी का वीडियो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। इधर सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइन से हम लोग ने तीनों किया ना, जो चौथा वाला है ना, इट इज रिलेटेड टू वेपर प्रेशर लोअरिंग। किससे किससे एसोसिएटेड है ये, तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि बिसाइड द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर जो थर्ड आप करने जा रहे हो ये एसोसिएट करता है किसके साथ, तो वेपर प्रेशर की कहानी अगर आपको पता है तो उससे रिलेटेड ही ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, एसोसिएटेड विद वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट। देखो अभी हर एक केस में आपको याद है लास्ट में हम लोग कौन सा फॉर्मूला निकाल रहे हैं, M2 का, हर एक केस में कौन सा फॉर्मूला निकाल रहे हैं, M2 का निकाल रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जानकर भी आप क्या निकाल सकते हो, M2 निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, क्या कर रही हो, M2। इधर देखो, अभी आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, यहां पर चुपचाप बैठ जा, डिस्टर्ब मत कर क्लास, चुपचाप बैठ जा। अभी आपको याद रखना है एसपीएम। एसपीएम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, मतलब सुनो यहां पर, ऐसा लेयर, समझ आ रहा है, सेल्स का ऐसा लेयर जो सिलेक्टिवली चीजों को वहां जाने देता है, सबको जाने नहीं देता है। जैसे हमारा स्किन भी क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, ज्यादा भागा पसीना ने बाहर, खून बाहर निकलता है ऐसे, आज ज्यादा भाग दिया सब खून बाहर, हाँ समझ आ रहा है। तो ये सिलेक्टिवली, इसके देखोगे तो स्किन के नीचे ब्लड भी फ्लो हो रहा है,
समझ आ रहा है, वेसल्स में या ओपन इसमें। लेकिन बाहर कौन आता है? ब्लड, छोटी छोटी वेसल्स है हमारी, लेकिन उससे बाहर आता है क्या ब्लड? नहीं आता। बाहर कौन आता है? हाँ, पसीना आता है, फिर उसके साथ में बदबू भी आती है। सेमी परमिएबल, क्या हो गया ये? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सुनो, द ऑस्मोटिक प्रेशर फेनोमेना इन्वॉल्व्स या यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपका ये डेफिनेशन नहीं दिया हुआ यहां पर, आपको बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको समझना है तो आपको एसपीएम समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में एसपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे किसी क्या नाम है, जानवर की खाल होती है ना, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो अभी आप सुनो, व्हाट इज एसपीएम सवाल आएगा तो आप क्या लिखोगे? यहां से लिखोगे, यहां से। ये एक फिल्म है, शाहरुख खान और काजोल की। फिल्म है यानी एक लेयर है। फिल्म का मतलब क्या होता है? लेयर है। तो याद रखो, व्हाट इज एसपीएम? इट इज अ फिल्म। ये क्या है? एक सच एज सेलोफेन, विच हैज पोर्स, जिसके अंदर क्या होते हैं? होल होते हैं। जिसके अंदर क्या होते हैं? सीधा बैठ जा, इधर ध्यान दे, बात मत कर। ये एक फिल्म है, पतला लेयर है, जिसमें जैसे सेलोफेन, सेल मेम्ब्रेन का लेयर, ठीक है, और जिसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स जिसको कहा जा रहा है। पोर्स यानी होल्स, ठीक है। लार्ज इनफ टू अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मतलब इतने बड़े होते हैं कि ये सॉल्वेंट को जाने देते हैं। सॉल्वेंट कौन आपको मालूम है? समझ आ रहा है? सॉल्वेंट को जाने देते हैं, लेकिन स्मॉल इनफ यानी बहुत छोटे हैं। किसके लिए? नॉट टू अलाउ द पैसेज ऑफ लार्ज सोल्यूट, मतलब बड़े सोल्यूट को जाने। तो बड़े सोल्यूट के लिए छोटे हैं और सॉल्वेंट के लिए काफी बड़े हैं। नहीं समझा? मतलब अभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास कर रहा है यानी उसके लिए बड़ा है, सोल्यूट को जाने नहीं दे रहा है यानी उसके लिए क्या है? छोटा है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट के लिए बोलते हैं लार्ज इनफ है, लेकिन सोल्यूट के लिए क्या बोलते हैं बच्चों? स्मॉल इनफ है। समझ आ रहा है? नॉट टू अलाउ द पैसेज ऑफ लार्ज सोल्यूट मॉलिक्यूल और द आयंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, हाँ बड़े मॉलिक्यूल मास वाले को जाने नहीं देगा, थ्रू देम। टिक कर लो उसको, टिक कर लो। व्हाट इज एसपीएम पूछेगा तो ये लिखना आपको। बोलो एसपीएम क्या है? आप बता सकते हो क्या आप? क्या बोल रहा है? इट इज अ फिल्म, इट इज अ फिल्म, ठीक है। सच एज सेलोफेन, which has pores large enough to allow the passage of solvent and small enough to not allow the passage of large solute particle। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहते हैं? समझ आ रहा है? एसपीएम। क्लियर है? इतना टिक मार्क कर लो, इसको याद करो। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों ऑस्मोसिस, जो कि आप बायोलॉजी में करते हो। बटाटा वाला बटाटे की नाव बना के किया हुआ ये। ना सुनो, पहले एक काम करते हैं, ऑस्मोसिस समझते हैं। क्या समझते हैं? व्हाट इज ऑस्मोसिस? ये इधर सुनेंगे। यहां पर बीच में क्या है पता है? एसपीएम क्या है? एक आपने कोई जानवर की खाल लगा दिया बीच में, सेल मेम्ब्रेन, वो कैसे काम करेगा? एसपीएम की तरह, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बीच में लगा दिया ऐसे। दो कंटेनर है, एक में सिर्फ आपने सॉल्वेंट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सॉल्वेंट। दूसरे वाले में सोल्यूशन है। दूसरे वाले में क्या है? तो एक ये केस हो सकता है। दूसरा, यहां पर ध्यान देंगे, ये आपका सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन,
लेकिन इसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। इतनी कहानी समझ आ गई। अब आपको फ्लो देखना है, फ्लो देखना है। किसको अलाउ करता है ये बताओ? सॉल्वेंट को जाने देता है। किसको जाने देता है? अच्छा, कंपैरिजन कैसे करेगा ये? बीच में एसपीएम है, यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, यहां पर सॉल्यूशन है, इसका मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, सल्यूट और सॉल्वेंट, यहां पर सिर्फ। अब आप मुझे बताओ कि सॉल्वेंट कहां ज्यादा है, इधर या इधर? इधर। क्यों? इधर पे सिर्फ सॉल्वेंट है और यहां पर सॉल्वेंट कम है, क्यों? सॉल्यूशन है ना, तो साथ में क्या है, सॉल्यूट भी है। तो सॉल्वेंट ज्यादा कहां पर है, यहां। ये ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। नेट फ्लो कहां होगा? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। नेट फ्लो क्या होगा? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अभी आप लोग ने, किसी ने बायोलॉजी में आपने ऑस्मोसिस करते हुए ये आलू वाला एग्जांपल किया होगा, आलू की नाव बनाया, ठीक है, और सुनो, अंदर मेरे ख्याल से एक पिन लगा देते हो आप, है ना, पिन लगा देते हो मार्किंग के लिए, ऐसे लेवल के लिए, और यहां पर आप क्या डालते हो? सुअर सॉल्यूशन, शुगर, और बाहर ना पानी का लेवल यहां तक भर दिया आपने। अब ऑस्मोसिस कैसे होता है आपको मालूम है ना, अभी मैंने आपको यहां बताया। अंदर आपका शुगर सॉल्यूशन है, कौन सा? सुअर का नहीं है रे, यहां पर क्या है बताओ जल्दी से? शुगर सॉल्यूशन है, तो आपको मालूम है कि वहां पर सॉल्वेंट क्या है? कम है। सॉल्वेंट क्या है? यहां बाहर पानी पानी ऐसे भरा हुआ है, उसमें नाव चल रही है, ये ऐसे रखा हुआ है आपने। अब आपको पता है सॉल्वेंट कहां जाता है, अंदर या बाहर? बाहर। कहां जाता है सॉल्वेंट? तो सॉल्वेंट बाहर से किधर मूव करेगा? और आप देखोगे धीरे धीरे लेवल क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, पिन तक लेवल आ जाएगा। आपने बोल दिया ऑस्मोसिस हो गया। क्या बोल दिया? तो ऑस्मोसिस कैसे होता है? जहां सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में, वहां से कम, जहां पर सॉल्वेंट कम होता है उसकी तरफ मूव करता है। ये जो आलू का जो नाव बनाया आपने, तो आलू के मेम्ब्रेन यहां पर कैसे काम कर रहे हैं? एज एसपीएम। कैसे काम कर रहे हैं? एसपीएम बोले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर होता है सबको? यस एवरीबॉडी? अच्छा, अभी अगर मान लो मैं यही सेम चीज दो सॉल्यूशन में करता हूं, बाहर भी सॉल्यूशन है, अंदर भी सॉल्यूशन है, लेकिन मान लीजिए अंदर जो है ना, आपने शुगर का चाशनी डाला हुआ है, चाशनी मालूम है कितना ज्यादा शक्कर होता है उसके अंदर, ठीक है, और बाहर जो है आपने, ठीक है, मीठा पानी, शक्कर पानी आपने डाला हुआ है, वो चाशनी नहीं है, समझ आ रहा है? शरबत बनाते हैं ना अपन, वो है। अब आप बताओ सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा? हाँ, बाहर से अंदर, सही है ना? क्यों बाहर से अंदर? अंदर आपने चाशनी डाला हुआ है, समझ आ रहा है? चाशनी में तो सिर्फ क्या है, या फॉर एग्जांपल थोड़ा पानी मिला दो आप उसमें, तो सॉल्यूशन बात करना है अपने को। तो अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और बाहर क्या है? हाँ, डाइल्यूटेड बोल सकते हो, या बोल सकते हो बाहर लेस कॉन्सेंट्रेटेड है और अंदर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, हाई कॉन्सेंट्रेटेड। कहां से कहां फ्लो करेगा? लो टू हाई। लो कॉन्सेंट्रेशन से लेकर हाई कॉन्सेंट्रेशन कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट। कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट। कहती कहानी समझ में आ गई? बोल दो। दिस इज ऑस्मोसिस। इसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ गए बात को? अच्छा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या ये ऐसे यहां से सॉल्वेंट उधर जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, तो इधर तो खाली हो जाएगा फिर? ऐसा कब तक होगा? ऐसा कब तक होगा? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन? नो 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 नो, सुनो, जब ये उधर जाएगा ना, सुनो यहां पर, ये इसका लेवल नीचे जाएगा और इसका लेवल किधर जाएगा? ऊपर। तो इसके ऊपर का जो प्रेशर है और इसके ऊपर का प्रेशर, जब ये दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तब ये फ्लो रुक नहीं जाएगा। ये भी कहानी इंपॉर्टेंट है। रुकेगा ना, रुकेगा
फायर एम है, झुकेगा ना है। अच्छा ये रुकेगा नहीं, याद रखिए दिस इज अ डायनामिक प्रोसेस, ये स्टैटिक रुक नहीं जाता है। क्या होता है, जब आप इक्विलिब्रियम में पहुंच जाओगे, दोनों तरफ प्रेशर बराबर है, ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रुकेगा नहीं। अभी सुनो बता रहा हूं मैं कैसे नहीं रुकता है। यहां से फॉर एग्जांपल 10 सॉल्वेंट इधर आए, तो यहां से 10 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर चले जाएंगे, मतलब आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जितने सॉल्वेंट इधर एंटर कर रहे हैं उतने सॉल्वेंट यहां लीव करेंगे, तो अब ये लेवल जो है ना आप चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन ये चलता रहेगा प्रोसेस, ये रुकेगा नहीं। अब जिस पर ये जो हम लोग बोलते हैं कि ऑस्मोसिस होना रुक जाए, बेसिकली समझ आ रहा है, हम लोग बोलते हैं कि जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। समझ आ रहा है। अच्छा सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस पर ये ऑस्मोसिस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो वहां पर जो भी प्रेशर है ना जिस पर ये रुक गया, उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी इसको बात करेंगे अलग से, अपने पास ये क्या नाम है, थिसल ट्यूब लेकर ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया। अब यहां पर मैं ऑस्मोसिस का डेफिनेशन टिक मार्क करता हूं। ये इधर से टिक मार्क करो बच्चों, इधर ध्यान दो। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, किसमें, ये पहले वाले के हिसाब से बोल दिया, या और फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, किसके थ्रू, इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। देखो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन याद हुआ कि नहीं आपको, अच्छा स्पॉन्टेनियस क्यों बोलते हैं, याद रखिए केमिस्ट्री के भाषा में, जब, हाँ वेरी गुड, जो अपने आप हो, लिखा हुआ है ना, ऑस्मो स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप हो, ये अपने आप होगा ना, हमको फूंक मारना पड़ेगा, ढकेलना पड़ेगा उसको, जा भाई उधर, अपने आप होएगा, इसलिए क्या है ये स्पॉन्टेनियस। चलो स्पॉन्टेनियस का मतलब विच अकर ऑन इट्स ओन, ऑटोमेटिक बोल सकते हो आप, समझ आ रहा है। चलो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन याद कर लेते हैं अभी। द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से, अच्छा डायरेक्ट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन, और फ्रॉम मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, थ्रू इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हो गया ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। ये डायग्राम से आपको ये पूरी चीज डेफिनेशन समझ आ जाएगी आसानी से। यहां तक समझ में आ गया ऑस्मोसिस क्या है भाई, चलो ओके। अब अगर मुझे, ए सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो इसका निकालने का एक एक्सपेरिमेंट देखिए, थ्रू अ थिसल ट्यूब। कौन सा ट्यूब, थिसल ट्यूब। थिसल ट्यूब क्या होता है, सुनो, आप लोग ने ये वाला ऐसे ग्लास देखा है, ये थिसल ट्यूब, ऐसा ट्यूब होता है, ऐसा ग्लास देखा है ना वो जिसमें दारू पीते हो, वैसे ही होता है, पतला सा होता है, इतना छोटा होता है, लंबी सी ट्यूब होती है, लेकिन ये यहां से भी ओपन होता है। इसमें नहीं पी सकते आप, इधर डालोगे नीचे से निकल जाए, ऐसे पकड़ के पीना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पी लेना तू जैसा पीना है। अभी सुनो, आपको करना क्या है, बस अभी दारू नहीं पीना है, सुनो सुनो अभी,
आपको एक थिसल ट्यूब लेना है, आपको ऊपर एक एसपीएम लगाना है। क्या लगाना है? एसपीएम लगा के उसको फास्टन कर देना है, मतलब टाइटली इसको बांध देना है, बांध देना है रस्सी से, और इसको इन्वर्ट कर देना है। क्या कर देना है? उल्टा कर देने का। समझा? अच्छा, और इसको कहां डालना है? सुनो, एक शुगर सॉल्यूशन में। कहां डालोगे आप? शुगर सॉल्यूशन में डाल देना है। इधर सुनो क्या लिखा हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप किस तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लो इज फॉर्मली फास्टेन अक्रॉस माउथ ऑफ थिसल ट्यूब। इसके मुंह पे बांध देना है। किसके मुंह पे? अपने मुंह में मत बांध देना। एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया ना, ऐसे दिख रहा है। अच्छा, और द सॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इज प्लेस्ड इनसाइड एन इन्वर्टेड थिसल ट्यूब। तो आप इस थिसल ट्यूब को क्या करोगे? उल्टा करोगे। क्या करोगे? और उसके अंदर एक सॉल्यूशन डाल दीजिए, जो भी आपका मन करे पीने का। एक सॉल्यूशन आपको डाल देना है इसके अंदर, ठीक है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है? वो सॉल्यूशन डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाल देते हैं। फिर दिस पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड द मेम्ब्रेन आर देन इमर्स्ड इन कंटेनर ऑफ प्योर वाटर। तो आपको ये आप देख रहे हो क्या है? वाटर। क्या है? तो इस वाटर में आपने एक थिसल ट्यूब इन्वर्ट करके, जिसके अंदर सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है देखो, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन डाला हुआ है, और यहां पर सिर्फ पानी है। आप मुझे बताओ, यही लेवल तक रखना है अपने को। हाँ, यहां तक ऐसे डाल दिया, यहां तक भर के डाल दिया। अब क्या होगा सुनो, ये सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, एसपीएम के थ्रू, आप बता सकते हो ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा, नेट फ्लो किधर होगा। अभी जैसे मैंने आपको इसका बताया, बटाटे वाला एग्जांपल, वही वैसे ही तो है ना। ये बाहर से कहां फ्लो करेंगे? अंदर फ्लो करेंगे। अब क्या फ्लो करते ही रहेंगे? जैसे ही फ्लो करेगा तो इसका लेवल क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। एक पॉइंट पर आके ये लेवल रुक जाएगा। एक लेवल पर आकर ये लेवल क्या हो जाएगा? और फर्दर बढ़ेगा। इस पॉइंट पर हो क्या रहा है? जितना सॉल्वेंट अंदर आ रहा है, उतना ही सॉल्वेंट क्या हो रहा है? या आप बोल सकते हो जितनी स्पीड से सॉल्वेंट अंदर आ रहा है, उतनी स्पीड से सॉल्वेंट, मतलब फॉर एग्जांपल एक सेकंड में 1000 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, तो 1000 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर भी चले जा रहे हैं, इसलिए लेवल चेंज होते दिखाई नहीं देगा। क्या ये बात समझ आई सबको? अच्छा, अब मुझे निकालना है कि ऐसा कब हुआ, मतलब ऑस्मोसिस होते हुए रुकता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा कब हुआ? जब ये हाइट अचीव हो गया। क्या आप मुझे बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी, ये वाला फॉर्मूला पता है आपको? हाइट से आप बता सकते हो प्रेशर कितना होगा इसका। एच, ये हाइट मेजर करोगे आप, इसके अंदर कौन सा लिक्विड है उसकी डेंसिटी लिखोगे, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। समझ गए बात को? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, समझ में आ गया? अच्छा, इसका सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं? पाई। समझे? यहां से आपको सिर्फ हाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा, यहां पर गलत लिखा हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज व्हाट? पाई इज इक्वल टू लिखो एच रो जी। क्या लिखोगे? एच रो जी। हाँ, एक्चुअल में अगर मैं सीजीएस में सॉल्व कर रहा हूं, किस में सॉल्व कर रहा हूं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर मैं बात करूं, ये तो 1 होता है अप्रोक्सीमेट, तो फिर एच जी हो सकता है। समझे बात को? एच रो जी आएगा।
इतना समझ आया सबको? यस एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। थिसल ट्यूब का ये डेमोन्स्ट्रेशन समझ आया क्या आपको? ओके, अब हमारा फाइनल कंक्लूजन। ये डेफिनेशन टिक मार्क करो। पानी का वो प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, रुके हुए पानी का प्रेशर है ना ये, याद करो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा है हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी रुका हुआ है उसका प्रेशर, ये हाइड्रोस्टैटिक, स्टैटिक रुके हुए पानी का वो प्रेशर जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होना स्टॉप हो गया, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जिस पर ऑस्मोसिस रुक जाए, जिस पर ऑस्मोसिस क्या हो जाए, टिक करो। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो आपने अभी देखा एच रो जी, दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस को रोक दे, इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके बराबर होता है? देखो यहां बराबर लिखा है इन्होंने, किसके बराबर होता है? एच जी के नहीं, एच रो जी के बराबर होता है। एच जो है वो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम हो गया, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। खत्म। ऑस्मोटिक प्रेशर पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन बोलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन? द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर that stops, या at which osmosis stops, the hydrostatic pressure that stops osmosis, या बोल सकते हैं the hydrostatic pressure at which osmosis stops is called, या is an osmotic pressure of the solution। सिंबल इसका पाई इस्तेमाल करते हैं, पाई एच रो जी के बराबर होता है। एच हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, रो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 मार्क का आंसर नहीं लिख सकते इसके बारे में? लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा इसको ना बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल दो, ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कई मरतबा पूछा हुआ है। तीनों पूछ सकता है, कोई एक पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, लेकिन आता है ये बोर्ड एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो बच्चों उसको, आपके कॉलेज के एग्जाम में भी तीनों डेफिनेशन याद कर लेना अपने को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क किया? अब देखो ये जो सॉल्यूशन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या हाइपो, ये कंपैरेटिवली कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? अच्छा अब सुनो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे? अभी आप लोग ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा ना, क्या पढ़ा? उसी से रिलेटेड डेफिनेशन है। आ जाओ पहला देखते हैं। 2 or more solutions having same osmotic pressure, आइसो सेम, आइसोटोन यानी इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन का क्या सेम होगा? ऑस्मोटिक, शॉर्ट में बोलेंगे पाई सेम। ये 2 सॉल्यूशन का या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन का पाई सेम, तो वो कौन हो गया? आइसोटोनिक हो गया। अंडरस्टूड? आसान डेफिनेशन है, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो आप।
अगर आपने ये एसपीएम रखा है, यहां पर आपने यूरिया का सोल्यूशन रखा है और यहां पर आपने सुक्रोज, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार, सुनो, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो दोनों के अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट भी बराबर बराबर रहेंगे। तो अगर सॉल्वेंट दोनों में बराबर है, नेट फ्लो किधर होगा? नेट फ्लो कहीं नहीं होगा। हाँ, फ्लो होगा, इधर जितने रेट से उधर जा रहा है उतने रेट से इधर भी आ जाएगा, नेट फ्लो कहीं नहीं होगा। इसका मतलब इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? सेम है। आप कैसे पहचानोगे? सुनो, कॉन्सेंट्रेशन सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, कॉन्सेंट्रेशन सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम। अंडरस्टूड? तो आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन देखकर आइसोटोनिक बता सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन सेम तो आइसोटोनिक होंगे, क्या होंगे? ओके। सच सॉल्यूशन हैव सेम मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे सॉल्यूशन का क्या सेम रहता है? याद रखना, मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में ये अलग होते हैं, लेकिन मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर यानी मास पर लीटर बात कर रहे हो आप, समझ आ रहा है? लेकिन आप जब मोलार कॉन्सेंट्रेशन बोलते हो तो आप मोल पर लीटर बात करते हो, तो ये सेम रहेगा। मोल पर लीटर बराबर होता है, ग्राम पर लीटर बराबर नहीं होता है, याद रहेगा। क्योंकि जिस मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हो उसका मास डिफरेंट हो सकता है ना। जैसे यूरिया की बात कर रहे हो आप, तो यूरिया का और सुक्रोज का मास थोड़ी बराबर होगा। यूरिया का आप एक मॉलिक्यूल लोगे, समझ आ रहा है, NH2CO NH2, इसका आप लोगे C2LH22O11, इसका मास और इसका मास बराबर बराबर होगा क्या? नहीं, इसका एक मोल का मास डिफरेंट आएगा, उसका एक मोल का मास डिफरेंट आएगा। तो याद रखना इस बात को। दो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मोलार कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है, लेकिन ग्राम पर लीटर वाला कॉन्सेंट्रेशन बराबर। मोलार कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, मोलार कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? याद रखना इस बात को, ठीक है। देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन ईदर डायरेक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन। एक्चुअल में नेट फ्लो नहीं होता है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, सॉल्यूशन बोला उसने, ठीक है। ये नेक्स्ट, अब हाइपर और हाइपो, इसको हम लोग कंपैरेटिवली समझेंगे। अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो अब ये कंपैरेटिवली एक दूसरे के कंपैरिजन में कहे जाएंगे कि एक हाइपो है और एक हाइपर है। अगर सुनो बात को, टू सॉल्यूशंस हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं है, तो अब इसमें से एक होने वाला है हाइपो और एक होने वाला है हाइपर। सुनो, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी। तो अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों का क्या सेम नहीं है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, तो आप ध्यान रखिए, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होता है। हाँ, तो आप ऐसे भी याद रखो, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा, और जिसका ज्यादा वो हाइपर होगा, जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, और जिसका कम होगा वो हाइपो होगा। जिसका ज्यादा वो हाइपर, जिसका कम वो। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा भी अपन समझेंगे इसको। द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ टू सॉल्यूशंस हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी। अच्छा, इधर पे क्या बोल रहे हैं? मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एग्जिबिटिंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी हाइपोटेनिक। तो बहुत सिंपल है, मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक का कॉन्सेंट्रेशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नहीं समझे?
और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी वो हो जाएगा आपके लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ गए? दोनों डेफिनेशन हो गया यहां पर। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं, ये समटाइम आपको एग्जाम्पल में सवाल पूछ सकता है बच्चों। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं आपको, इतनी चीज आपको दे दूं, मैं बोलता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर सुक्रोज का, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका? सुक्रोज का अगर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका? दूसरा एग्जांपल कौन सा? यूरिया। यूरिया से तो आप बता सकते हो कौन सा हाइपर होगा और कौन सा हाइपो होगा? आई बात समझ में? अच्छा ए सुनो, अगर आपको मैं कंसंट्रेशन दे दूं, क्या कंसंट्रेशन के बेस पर बता सकते हो? मोलैरिटी ऑफ सुक्रोज अगर ग्रेटर है मोलैरिटी ऑफ यूरिया से, कौन हाइपर होगा, कौन हाइपो होगा? अगेन अगेन सुक्रोज हमारा, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो हाइपर होगा। कंसंट्रेशन के बेस पर डिसाइड कर लोगे, मोल पर लीटर वाला, ग्राम पर लीटर वाला नहीं। खत्म हो गया। 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बच्चों ये। अब आपका अगेन इसका फॉर्मूला बात करेंगे, और देखो इसके अंदर भी अगर आप गौर से देखोगे मोलार मास M2 का फॉर्मूला इसके अंदर भी निकालता है, यानी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, लास्ट में M2 का फॉर्मूला निकालना है। यानी आपको कितने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 M2 के फॉर्मूले याद करने हैं। कितने M2 के फॉर्मूले? 4, हर एक केस में, हर एक ऑस्मोटिक प्रेशर में। आइए इसको बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमको क्या मिलकर आता है? ए सुनो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं कंपेयर करता हूं। कभी आप भूल जाओ तो बच्चों ये आइडियल गैस इक्वेशन याद है? इधर पे P का फॉर्मूला क्या? PV इज इक्वल टू nRT ना, V को उधर भेजा तो कुछ फॉर्मूला ऐसे नहीं दिखाई दे रहा आपको? तो पाया का फॉर्मूला क्या है भाई? नंबर ऑफ मोल किसका रहेगा लेकिन? सोल्यूट करेगा। आरती भी रहेगी यहां पर, डिवाइड बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। डायरेक्ट इसका कोई प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट रिलेशन है। यहां से आप इसको याद रख सकते हो आइडियल गैस वाले प्रेशर से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला है बच्चों? N2RT अपॉन V। अच्छा मैं एक और चीज पूछता हूं, क्या आपको पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कौन होता है? ये मोलैरिटी, कैपिटल M। तो पाई इज इक्वल टू, क्या ये मारती? कौन मारती? तो पाया इज इक्वल टू, पाया खाएगा ना तो महारथी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महारथी। पाया खाएगा, ठीक है, मुर्गी का पाया नहीं, लेकिन बकरे का। अभी कुछ सुनेगा तू मेरे से, तू कौवा बिरयानी वाला लग भी रहा है तू। नहीं तो वो भी गटर में गिरने के बाद होता है उसका काला बस। अभी ये गंगा में नहाया नहीं है, अभी इसकी एक किडनी पे गायब होगी। ओके इधर सुनो, फॉर्मूला हो गया, बहुत सिंपल है। यहां पर डायरेक्ट रिलेशन आपको याद करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? N2RT अपॉन V, और N2 अपॉन V आपको पता है मोलैरिटी होता है, तो आपका पाए का फॉर्मूला MRT। ठीक है, अभी देखो अगर आपको याद होगा, मैं रिलेशन में आपको बता रहा था कि जिसका मोलैरिटी ज्यादा उसका पाए ज्यादा। तो रिलेशन क्या है इनमें? डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। शर्त यह कि सेम टेम्परेचर पे मेजर किया हो। ठीक है, ओके चलो अब क्या निकालते हैं? एक काम करिए, अभी
चलो फटाफट से अभी अपन M2 का फॉर्मूला निकाल देंगे। क्या आपको पाया का फॉर्मूला ये याद हो गया? क्या फॉर्मूला है? N2RT। सही है। मुझे किसका फॉर्मूला निकालना है? M2 का। M2 आपको बताइए N2 से निकल कर आएगा। N2 क्या होगा? W2 अपॉन, हाँ अबे 2 है ना तो थू आएगा ना, ये इधर ये इधर, ए बन गया फॉर्मूला W2RT पाई V। M2 का फॉर्मूला क्या हो गया? समझे यार जी? ओके, अब आपसे पूरा चारों हो गया बच्चों, हमारा चारों टॉपिक कंप्लीट हो गया, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस है। सारे एक बार M2 के फॉर्मूले बता दीजिए आप। पहले वेपर प्रेशर लोअरिंग में आप M2 का फॉर्मूला बताइए। M1 W2 अपॉन W1 डेल P अपॉन P1 नॉट। वेरी गुड। P1 नॉट डेल P अपॉन P1 नॉट, ये P1 नॉट को ऊपर भी भेज सकते हो। हाँ, अभी दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वाला, M2 का फॉर्मूला 1000 kb W2 अपॉन डेल TP W1। सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेल TF वाला M2 का फॉर्मूला 1000 kf W2 अपॉन डेल TF W1। अच्छा, इधर W1 पुट करोगे ना तो ग्राम में ही पुट करना, 1000 लिख चुके हैं अपन, तो 1000 अगर फॉर्मूले में आपने लिखा हुआ है तो आपको डायरेक्ट ग्राम में पुट कर सकते हो आप, केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग ने किया ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पर M2 क्या निकाला आपने? M2 कहां रह रहे? M2 इज इक्वल टू बोलो W2RT अपॉन पाई V। खत्म हो गया, ठीक है। ये चैप्टर का आपका ये वाला लास्ट टॉपिक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। अभी इससे पहले लेकिन अभी अपना ये ऑस्मोसिस में रिवर्स ऑस्मोसिस बचा है। नाम से ही समझ आ रहा है आपको, ये रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा, ऑस्मोसिस का। अब इस डायग्राम को देखिए। हाँ, अभी यहां पर क्या है? फ्रेश वाटर है, बीच में SPM प्लाज्मा मेम्ब्रेन, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर पे मान लो आपके पास नमक वाला पानी है, SPM रखोगे तो आपको पता है कि सॉल्वेंट इधर की तरफ मूव करेगा, है ना? किधर मूव करेगा? अपने आप जो प्रोसेस होगा वो किधर होगा बताओ? स्पॉन्टेनियस, अपने आप ये इधर जाएगा। एक मिनट, हाँ, अगर मैं यहां पर कुछ भी नहीं डालूं तो यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा, यहां पर कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा, ये अपने आप होगा। लेकिन अगर इधर पे पानी भर दूं और इधर पे नमक पानी भर, जो समुद्र का पानी लेकर आ गए आप, और यहां पर आपने अपने घर का पानी, साफ पानी डाल दिया, फ्रेश वाटर। अब आपको पता है सॉल्वेंट कहां ज्यादा है? यहां पर सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा। यहां पर सॉल्वेंट क्या है? कम। तो आपको पता है ज्यादा से कम की तरफ सॉल्वेंट जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, अपने आप ऐसा होगा। अच्छा, और उसके बाद जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर यहां पर ये कुछ हाइट पर पहुंच जाएगा ना, ये लिक्विड यहां पर लेवल पे, और यहां पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, एक प्रेशर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको ऑस्मोसिस इस तरफ हो रहा था ना, आपको उल्टा करना है, यानी ऑस्मोसिस का डायरेक्शन बदल देना है। रिवर्स करेंगे तभी तो यहां पानी निकलेगा, और आप नल खोलोगे फिर ये पानी बाहर निकालोगे। तो अपने को फ्रेश वाटर निकालना है, किससे? सॉल्ट वाटर से। तो आप क्या करोगे? यहां से एक पिस्टन लगा दोगे, या आप वो क्या नाम है, इंजेक्शन देखा है ना आप सभी बच्चों ने? ओके, तो वो कनेक्ट करता हूं मैं,
और उसमें जो पिस्टन होता है ना ऐसे, उससे आप इसको प्रेस करोगे तो यहां पर प्रेशर कितना है, पाई है, जिस पे क्या हो गया, ये ऑस्मोसिस रुक गया। लेकिन आप क्या करते हो, यहां पर पाई प्रेशर है ऑलरेडी, ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे ज्यादा अप्लाई करते हो, इससे ज्यादा क्या करते हो, यहां पर अप्लाई करते हो। तो जब यहां पर प्रेशर ग्रेटर देन कितना लगाओगे आप, पाई, पाई कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब इस प्रेशर से ज्यादा आप अप्लाई करोगे तो यहां से सॉल्वेंट उधर भागने लगेगा और फिर यहां पर आप नल खोल के पानी निकाल सकते हो। कुछ आया समझ में? तो ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो कितना, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से ज्यादा। शॉर्ट में ये याद रखो, रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, जब आप प्रेशर कितना अप्लाई करो, ग्रेटर देन पाई, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। तो ये ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ना वो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा। तो हमारा पहले क्या हो रहा था, फ्रेश वाटर से सॉल्टी वाटर या सॉल्यूशन में आ रहा था, अब सॉल्यूशन से फ्रेश वाटर की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा, फिर आपको वहां पर पानी मिलेगा। समझ आ रहा है, वाटर आउटलेट। कुछ कहानी समझ आई है? आप थियरी में पढ़ लेते कि क्या लिखना है, ये देखो यहां क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। ऑस्मोसिस का डायरेक्शन को उल्टा कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन, लार्जर देन, हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल, समझ आ गया? ओके, लिखेंगे क्या इस पे, लिखेंगे क्या, डायग्राम बनाओगे, ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है वो लिखोगे, आंसर इसका देख लेना कैसे लिखा हुआ है, मैं पूरा समझा देता हूं उसको। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया, जब आपने प्रेशर कितने से ज्यादा, ऑस्मोटिक पढ़ चुके हैं अभी, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई करना है तो होगा क्या, सॉल्ट वाटर से, सॉल्टी वाटर से सॉल्वेंट कहां, मतलब बेसिकली सॉल्यूशन से ये सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा थ्रू एसपीएम। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। ऊपर से लिखना है लेकिन, जब कितना प्रेशर, आप ऐसे बोलोगे द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन और लार्जर देन और हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, होगा क्या इसके अंदर, प्योर सॉल्वेंट क्या नाम है, मूव्स फ्रॉम या फ्लोज फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, थ्रू एसपीएम। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। हो गया आंसर, डायग्राम बनाने का इतना लिखने का। और अगर लिखना है आपको, डायग्राम क्या बता रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस डायग्राम बता रहा है, फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर आर सेपरेटेड बाय एसपीएम अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ये दोनों कैसे सेपरेटेड है, एसपीएम से। उसके बाद व्हेन प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्टी वाटर passes into fresh pure water। ये खुद से लिख सकते हो ना, बहुत आसान है, खुद से इसको लिख सकते हो कि क्या हो क्या रहा है। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी आपको करना क्या है बच्चों, लास्ट टॉपिक आपका बच गया इस चैप्टर का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक रह गया। आप वेंटो फैक्टर बात करेंगे, सारे फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन आ जाएगा, ये बात करेंगे। और यहां थोड़ा सा बात करना है, चैप्टर खत्म बस। तो अगले लेक्चर में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म। सॉल्यूशन आ रहा है किसी को अभी एग्जाम में?